नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु अंकुश प्रधान फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी इन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की, पर्यावरण की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे मूंगफली निर्यात के बारे में। बताएंगे क्या है दिल्ली सरकार की नई पहल, समझेंगे कि कैसे सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से फसलों को बचाया जा सकता है। साथ ही बताएंगे यूपी सरकार की पावर एंजल के बारे में। भारतीय मूंगफली निर्यातक एक बार फिर से इंडोनेशिया को मूंगफली निर्यात कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली निर्यात करने से पहले उन्हें अपना उत्पाद निर्यात करने के लिए लैब से क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। साल 2015-16 में भारतीय मूंगफली के सबसे बड़े खरीदार देश इंडोनेशिया को बेहतर क्वालिटी की मूंगफली का निर्यात हो, इसके लिए सरकार ने देश भर में 6 प्रयोगशालाएं चिन्हित की हैं। भारत मूंगफली की क्वालिटी का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इंडोनेशिया को मूंगफली निर्यात करेगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा के मुताबिक खराब क्वालिटी की मूंगफली का निर्यात ना हो सके, इसके लिए निर्यातकों को सख्त हिदायत दी गई है। जो प्रयोगशालाएं चिन्हित की गई हैं वे एईएस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, चौकसी लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई मेटेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स लेबोरेटरी सोल्यूशन एलएलपी और एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। देश में गेहूं के आयात पर लगा 25% आयात शुल्क 3 महीने यानी 30 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। गेहूं के आयात पर लगा 25% आयात शुल्क की शर्त सिर्फ 31 मार्च तक लागू थी, लेकिन आवक का सीजन देखते हुए सरकार ने इसे अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया है। इस साल देश में गेहूं की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2014-15 के दौरान सिर्फ 865 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जबकि इस साल 2015-16 के दौरान देश में 938 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है। फिलहाल इस समय देश भर में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है और नई मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। ऐसे समय पर किसानों को मिलने वाले गेहूं के भाव में कमी न आए, इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आधार कार्ड अब पूरे देश में पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके अलावा अब अगर कोई भी आधार कार्ड में गलत जानकारी देता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने आधार एक्ट को नोटिफाई कर दिया है। आधार को कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब इसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर 3 साल की सजा होगी। साथ ही सरकार को गरीब लोगों को आधार नंबर के जरिए सब्सिडी देने में आसानी होगी। आगे आने वाले समय में सरकार को उम्मीद है कि आधार के जरिए सब्सिडी देने में करीब 20% राशि की बचत होगी। प्रतिकूल मौसम का असर देश के खाद्यान्न उत्पादन पर देखा ही जा रहा है, लेकिन इसके असर ने चाय की खेती को भी प्रभावित किया है, जिसके चलते चाय उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घट गया है। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत का चाय उत्पादन मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल से जनवरी के दौरान 112.77 करोड़ किलो रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि के दौरान चाय का उत्पादन 113.72 करोड़ किलो था। चाय का उत्पादन घटने का मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम को माना जा रहा है। इसके अलावा वेतन से जुड़े मुद्दों ने चाय उत्पादकों को प्रभावित किया। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। नैनीताल जिला के देवस्थल में आधुनिक तकनीक से लैस एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को बेल्जियम में बैठकर इस टेलीस्कोप का औपचारिक उद्घाटन किया। नैनीताल जिला के देवस्थल में आधुनिक तकनीक से लैस एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की विधिवत शुरुआत की गई। 3.6 मीटर व्यास का यह टेलीस्कोप सभी प्रकार के प्रयोग तथा परीक्षण सफल रहने के बाद अब कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसका एक्टिवेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान 30 मार्च को बेल्जियम से किया। इस दूरबीन की स्थापना में जर्मनी, रूस और बेल्जियम का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे अंतरिक्ष के अबूझ रहस्यों को समझने, नई जानकारियां प्राप्त करने और नए आकाशीय पिंडों की खोज में सहायता मिलेगी। सभी आपातकालीन सुविधाओं के लिए नंबर 112 जल्द ही शुरू होने वाला है। भारत सरकार ने नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 शुरू करने का फैसला किया है। ये नंबर यूएस के 911 और यूके के 999 की तर्ज पर होगा। 112 नंबर में आने के बाद 100,
102 और 108 जैसे नंबरों की जरूरत खत्म हो जाएगी। सभी तरह की इमरजेंसी के लिए एक नंबर की आवश्यकता काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। अगले 1 साल में बाकी सभी तरह के आपातकालीन सेवाओं के नंबर हटा दिए जाएंगे। टेलीकॉम विभाग ने ट्राई के सुझावों को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। ये सेवा सभी को उनकी भाषा में मिले, इसके लिए राज्यों में कॉल सेंटर शुरू किए जाएंगे। इस सेवा को सुनिश्चित करने के लिए कॉल करने वाले के डेटा पर काम किया जाएगा। उसकी जानकारी संबंधित विभाग को भेजी जाएगी ताकि उसे सही और उचित मदद मिल सके। बिहार के किसान अब खीरे की खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने खीरे की एक नई प्रजाति विकसित की है जो बीज रहित होने के साथ साथ कड़वा भी नहीं होगा और इसका उत्पादन भी आम खीरे से 4 गुना अधिक होगा। आम लोगों को अब गर्मी में खीरा खाकर गला तर करने के लिए हाइब्रिड कड़वे खीरे से जल्द निजात मिलने वाली है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने अपने नए शोध में बीज रहित खीरा की वैरायटी इजाद की है। ये आम दिनों में मिलने वाले खीरे से बिल्कुल अलग व खास है। ये छोटे गहरे हरे रंग और वजन में 80 से 100 ग्राम के बीज होता है। ये खाने में कड़वा नहीं लगता। इसका उत्पादन भी आम खीरे से 4 गुना अधिक होता है। इससे किसानों की आमदनी भी अधिक होगी। अभी तक ये बीज रहित खीरा दूसरे प्रदेशों में ही उगाए जा रहे थे, लेकिन बिहार की जलवायु में भी इसकी खेती की अपार संभावना है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली सरकार की नई पहल की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एकीकृत पैकेज बीमा योजना लॉन्च की है। इन संशोधित बीमा योजनाओं में कृषि क्षेत्र की समस्या को दूर करने की क्षमता है। इस बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों और तिलहनों के लिए किसानों के लिए देय प्रीमियम सम एश्योर्ड का 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को अधिक भुगतान भी किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। कृषि को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए लाभदायक 2 अहम योजनाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एकीकृत पैकेज बीमा योजना लॉन्च की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एकीकृत पैकेज बीमा योजना लॉन्च की है। इन संशोधित बीमा योजनाओं में कृषि क्षेत्र की समस्या को दूर करने की क्षमता है। इस बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों और तिलहनों के लिए किसानों के लिए देय प्रीमियम सम एश्योर्ड का 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को अधिक भुगतान भी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी फसल बीमा योजनाएं लागू की थी, लेकिन मुख्यतः फसल ऋणों तक सीमित होने के कारण वे ज्यादा सफल साबित नहीं हुई। लेकिन ये नई फसल बीमा पहले से अलग तरह की है और ये अंतर भारतीय किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार जल्द एक नई पहल करने जा रही है। जी हां, सरकार मोबाइल वैन से दिल्ली की सेहत परखेगी। सरकार ने पर्यावरण को दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता मानते हुए सड़कों की सफाई से लेकर यमुना के शुद्धिकरण तक हर मामले में अत्याधुनिक तकनीकी की मदद लेने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार जल्दी मोबाइल वैन से दिल्ली की सेहत परखेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदूषण पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए सरकार ने 6 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित किए हैं। अगले 1 साल में इनकी संख्या बढ़ाकर 9 की जाएगी। इसके अलावा एक मोबाइल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की गाड़ी सड़कों पर उतारकर इससे हवा की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सड़कों की सफाई से उड़ने वाली धूल की समस्या से निजात पाने के लिए वैक्यूम क्लीनर और निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे की रिसाइकलिंग के लिए 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली 2 यूनिटें लिबासपुर और टीकरी बॉर्डर पर स्थापित की जाएंगी। सौर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल अब खेतों की फसलों और फसलों को जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए भी किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना शुरू करेगी। सरकार की इस योजना से जहां सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं किसानों की खेती भी सुरक्षित रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार फसलों व फलों को बंदरों तथा जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर संवेदनशील है और इस समस्या से राहत पाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा के सहयोग से खेतों की फेंसिंग के लिए 60% अनुदान प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके अलावा युवाओं को बैंकों से जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता अभियान आरंभ किया जाएगा।
प्रदेश में मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें हिमाचली विद्यार्थियों को देश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी और उच्च शिक्षा कोर्स करने के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में 4% की छूट प्रदान की जाएगी। मौजूदा कुछ सालों से सभी देशों में मौसम की बेरुखी का असर देखा जा रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, लेकिन अल नीनो के कारण सूखे की समस्या का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया प्रशांत के कई देशों में भी देखा जा रहा है। अल नीनो के कारण केवल भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश भी सूखे की चपेट में हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 तक 1.8 अरब लोग पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में रहने को मजबूर होंगे। मौजूदा समय में भारत के महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। लगातार 2 सूखे के कारण महाराष्ट्र सरकार ने 2016-17 का आधा बजट कृषि को देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, पानी की किल्लत के चलते महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने सभी वाटर पार्कों और स्विमिंग पूल को बारिश आने तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जैसे वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और मलेशिया भी सूखे की मार झेल रहे हैं। बीते महीने आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर हरियाणा राज्य के जाटों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका यह आंदोलन हिंसक रूप में भी सरकार के सामने आ चुका है, जिसमें कई जगहों पर दंगे भी हुए हैं, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने जाटों को कोटा देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने जाटों को कोटा देने का फैसला किया है। साथ में 4 अन्य जातियां जट, सिख, ब्रोड, बिश्नोई और त्यागी को भी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। हालांकि इस बिल को दुरुस्त करके सदन में पेश किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने जाटों से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। बीसी कोटे में आरक्षण की नई श्रेणी बनाई गई है। इसके अलावा जाटों के आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े दंगे हुए थे, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस दौरान कानूनी व्यवस्था में लापरवाही बरतने के लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और राज्य पुलिस को फटकार भी लगाई है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी का पानी पूरे प्रदेश में ए ग्रेड का पाया गया है। इस पानी को बिना फिल्टर किए भी पिया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी का पानी पूरे प्रदेश में ए ग्रेड का पाया गया है। ये खुलासा मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में हाल ही में लिए गए नर्मदा जल की सैंपल की रिपोर्ट से हुआ है। नर्मदा से लिए गए सैंपल को 35 मानकों पर जांचा गया। सभी मानकों में जांच के बाद ये पानी ग्रेड ए का पाया गया। अब इस पानी को प्रोसेस किए बिना भी पिया जा सकता है। नर्मदा नदी में ग्रेड ए का पानी मिलने से इसके प्रदूषण और सीवरेज से मुक्त होने की बात भी कही जा रही है। राजधानी दिल्ली में आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर प्रदर्शन और धरने होते रहते हैं। प्रदर्शनकारी अक्सर बेकाबू भी हो जाते हैं और कभी-कभार धरने दंगे का रूप भी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति को रोकना अक्सर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी मानी जाती है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को बिना चोट पहुंचाए रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को एक नया हथियार मिल गया है। दिल्ली में आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। प्रदर्शनकारी अक्सर बेकाबू भी हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले दिल्ली पुलिस के जवान उनके निशाने पर होते हैं। दिल्ली पुलिस के सामने गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने की बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि भीड़ को हैंडल करते समय पुलिस को मानव अधिकारों का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन अब ये काम थोड़ा आसान होने वाला है। बहुत जल्द दिल्ली पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेपर बॉल मिलने वाले हैं। पुलिस ने पेपर बॉल के साथ साथ लॉन्चर खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेपर बॉल लॉन्चर में ऐसे रसायन का पाउडर होता है जो काली मिर्च के स्प्रे की तरह आंखों और नाक में परेशानी उत्पन्न करता है, पर ये किसी प्रकार से भी जानलेवा नहीं होता है। क्या है आर्टेमिसिया, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। IIP फाउंडेशन ने नोएडा में आई सपोर्ट डेंगू फ्री ड्राइव कैंपेन शुरू किया है, जिसमें आर्टेमिसिया नामक पौधे की खास प्रदर्शनी लगाई गई है। ये पौधा अपनी सुगंध से मच्छरों को आकर्षित करता है, अपने रस से मच्छरों को मार देता है। पूसा संस्थान के साइंटिस्ट इस पौधे पर रिसर्च कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों, स्कूलों, ऑफिस व दूसरी जगहों पर इस पौधे को लगाना भी शुरू कर दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। रसोई गैस यानी कि LPG पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिलेगा। LPG सब्सिडी पर पहले ही सरकार ने निर्देश जारी करके उपभोक्ताओं को अपने सालाना कमाई का आंकड़ा बताने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार अब खुद ही इसका पता लगाने वाली है।
समाज के संपन्न वर्ग को रसोई गैस की सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की सरकार की कोशिश जोर पकड़ रही है, क्योंकि अब 10 लाख रुपए से अधिक सालाना कमाई वालों को तलाश कर उनकी सब्सिडी खत्म की जा रही है। अभी तक सरकार ने 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों को इसका खुलासा खुद करने के लिए कहा था, लेकिन अब वह आयकर विभाग के ब्यौरे का इस्तेमाल कर ऐसे रसोई गैस उपभोक्ताओं को तलाश रही है। पिछले महीने आई आर्थिक समीक्षा में पाया गया था कि केरोसिन, रेलवे, बिजली, रसोई गैस, सोने और विमान ईंधन के मद में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी संपन्न परिवारों के पास चली जा रही थी। इससे सरकार को चूना लगता है और असली हकदार वंचित रह जाते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक मच्छरों से छुटकारा पाना अब बेहद आसान हो गया है। बिना किसी इलाज और बिना पैसे खर्च किए आप डेंगू जैसी गंभीर बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को आर्टिमिशिया नामक पौधे से खत्म कर सकते हैं। IIP फाउंडेशन ने नोएडा में आई सपोर्ट डेंगू फ्री ड्राइव कैंपेन शुरू किया है, जिसमें आर्टिमिशिया नामक पौधे की खास प्रदर्शनी लगाई गई है। ये पौधा अपनी सुगंध से मच्छरों को आकर्षित करता है, अपने रस से मच्छरों को मार देता है। पूसा संस्थान के साइंटिस्ट इस पौधे पर रिसर्च कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों, स्कूलों, ऑफिस व दूसरी जगहों पर इस पौधे को लगाना भी शुरू कर दिया है। इस पौधे को लगाने का सही समय भी यही है। इस समय लगाया गया पौधा मॉनसून आने तक तैयार हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इस कैंपेन के लिए 20,000 पौधों को तैयार किया गया है। इस पौधे के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ये पौधा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छरों को मारता है। कई विदेशी देशों में ये पौधा पिछले कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। देश भर में हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो मनचलों द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होती रहती हैं। दबाव के चलते या बदनामी के डर से इन घटनाओं के खिलाफ ऐसी महिलाएं अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती। लेकिन अब ऐसी महिलाओं की आवाज और हिम्मत यूपी सरकार की पावर एंजल महिलाएं बनेंगी। पावर एंजल बतौर विशेष पुलिस अधिकारी SPO पुलिस को सूचना देने का काम करेंगी। साथ ही महिलाओं और युवतियों की दोस्त बन उनकी समस्याएं पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाएंगी और ये सब मुमकिन हो पाएगा यूपी सरकार की मदद से। पावर एंजलों को अपने इलाके और शैक्षणिक संस्थानों में हो रही घटनाओं, महिलाओं से शोषण या फिर घरेलू हिंसा पर नजर रखनी होगी। अगर कहीं से उन्हें सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। ये पावर एंजल अपने साथ की महिलाओं को महिलाओं से जुड़े अधिकारों और कानूनों की भी जानकारी देंगी। देश में इस तरह की पहली कोशिश है। कई शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस थानों और सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से लगभग 4 लाख आवेदन फॉर्म को प्रदेश भर में बांटा गया है। चमड़ा, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग उत्पादन का केंद्र माने जाने वाला कानपुर शहर अब रक्षा उत्पादों का भी केंद्र बनने वाला है। कानपुर शहर में अब रक्षा उत्पादों से संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे। इस दिशा में रक्षा मंत्रालय जल्द ही पहल करने जा रहा है। कानपुर इंजीनियरिंग का बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां साइकिल से लेकर बोल्ट तक का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अब कानपुर में छोटी, बड़ी, मध्यम इकाइयों से रक्षा उत्पाद के लिए इस्तेमाल होने वाले पुर्जे बनाए जा सकेंगे। माना जा रहा है कि ऐसे में यदि यहीं की इकाइयों से उपकरण खरीदे जाएंगे तो उत्पादों को कम लागत और कम समय में बनाया जा सकेगा। इसी के साथ कानपुर में सेना के लिए तोप, मशीन गन और राइफल बनाने से लेकर सेना के लिए टेंट, नेट, जूते व अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। किसानों के लिए राहत भरी खबर। अब किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सकेगी। जी हां, सरकार किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% FDI लागू करने की योजना बना रही है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लागू करने की योजना बनाई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI से किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही खाद्य उत्पादों की बर्बादी पर भी अंकुश लगेगा। सरकार ने इस साल के बजट में किसानों के फायदे और फल सब्जियों की बर्बादी रोकने के लिए देश में पैदा होने वाले खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति की घोषणा की। इससे किसानों का फायदा तो होगा ही और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा भी मिलेगा। इसी के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल करने की मुहिम में RWA भी अपना अहम सहयोग देने वाली है। आए दिन स्ट्रीट डॉग्स के हमले देखे जा रहे हैं। ऐसी ही स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए साउथ MCD ने RWA के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है।
दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल करने की मुहिम में RWA भी अब साउथ एमसीडी का सहयोग करेगी। साउथ एमसीडी के कई इलाकों में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन साउथ एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से उन जगहों को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। अब ऐसी जगह जहां पर इन डॉग्स की संख्या ज्यादा होगी, RWA इनकी जानकारी रखेगी। इसके अलावा इस साल स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बजट भी बढ़ाया है, जिसके तहत 4 नए डॉग स्टेरिलाइजेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। इसके अलावा साउथ एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट में डॉग कैचर्स की भर्ती को भी बढ़ाया जाएगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान बच्चों को साथ ले जाना अब महंगा पड़ सकता है। जी हां, अब ट्रेन की आरक्षित बोगियों में बच्चों के लिए हाफ टिकट की सुविधा बंद कर दी गई है। ट्रेन में यात्रा के दौरान बच्चों के लिए भी फुल टिकट लेना अब जरूरी होगा। भारतीय रेलवे आधी टिकट की परिभाषा में बदलाव करने जा रहा है। 22 अप्रैल से रेल यात्रियों को 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग बर्थ के लिए फुल टिकट लेना होगा। हाफ टिकट लेने पर अभिभावकों को अपने बच्चों को साथ में ही सुलाना होगा। इस नई व्यवस्था से रेलवे प्रतिवर्ष 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ देगा। साथ ही प्रतिवर्ष 525 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की संभावना है। रेलवे में अभी 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का हाफ टिकट लगता है। हालांकि रेलवे ने हाफ टिकट की व्यवस्था बंद नहीं की है, बस ये बदलाव किया है कि हाफ टिकट पर आधा किराया लिया जाएगा, लेकिन बर्थ नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।